मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो दोस्तों। सो गाइज, आज हम अगेन आपके साथ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खासकर जो एमपी के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। रिसेंटली आपको पता होगा 5 नवंबर को आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2 पोस्ट रिलीज की गई हैं। उन दोनों पोस्ट के ऊपर ही मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन के लिए लग चुके हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, ये आपका जो नोटिफिकेशन आया है इसमें पोस्ट कितनी है और इसके रिगार्डिंग आप जो है इंफॉर्मेशन दीजिए, सर सिलेबस इसमें क्या पूछा जाएगा। सो गाइज, आज हम उन्हीं 2 पोस्ट की बात करेंगे। ये दोनों ही पोस्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए, लेकिन बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं। ये दोनों ही पोस्ट क्या है, सबसे पहली पोस्ट आपकी है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और दूसरी आपकी है सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये दोनों ही पोस्ट अभी रिलीज हुई है और जो आपकी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है उसमें 791 पोस्ट है और आपकी जो सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उसमें आपकी 72, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो RAEO की पोस्ट जो है उसमें 791 पोस्ट है और आपकी SADO की जो पोस्ट है उसमें आपकी 72 पोस्ट है। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो 5 नवंबर को आ चुका था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके आपके जो है 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसमें जो मॉडिफिकेशन अगर कोई कैंडिडेट करना चाहता है तो वो आपका 29 नवंबर तक कर सकता है। यानी कि मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि अगर बाय चांस कहीं कोई गलती हो जाती है उस केस में आप 29 आपका नवंबर तक ये आपके लिए वैलिड रहेगा, इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और इसका एग्जामिनेशन जो डेट दिया गया है अभी आपका 10 से 13 फरवरी बोला गया है, यानी कि टाइम बहुत कम है आपका टाइम। और खासकर ये उन स्टूडेंट के लिए क्रिटिकल आपका पॉइंट बन चुका है कि जो आपके कहीं ना कहीं IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए कंटिन्यूस लगे हुए थे। तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो सिलेबस कॉमन है, बहुत सारा सिलेबस कॉमन है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सारा का सारा सिलेबस आपका कॉमन रहेगा। तो यानी कि आपकी IBPS AFO मेंस और इसकी प्रिपरेशन दोनों की एक साथ हो सकती है। तो आप घबराए नहीं, आप जस्ट अपना फोकस कीजिए और साथ में जो आपके प्रिपरेशन जो लगे हुए हो जिन एग्जाम के लिए उनकी भी कंटिन्यूस करते रहिए। तो चलिए इस एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो जो आपके RAEO की पोस्ट है वो 791 है और SADO की पोस्ट कितनी है, टोटल 72 पोस्ट है। इसमें गाइस आपको कैटेगराइज मैंने अभी तक नहीं किया है कि किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है, तो वो आपके नोटिफिकेशन में आपके लिए अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके SADO के लिए जो पोस्ट है उसमें आपकी पोस्ट जो ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको MSc होना चाहिए। अगर MSc आपके पास है और उसके या आपके पास 4 ईयर की डिग्री है किसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ आप पास होने चाहिए या आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल हो किसके लिए, SADO के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं जिसने BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर किया हुआ है वो लोग इसके लिए वैलिड नहीं है, उनको इसमें नहीं आपका मान्य किया जाएगा। लेकिन जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर कर चुके हैं या BSc हॉर्टिकल्चर कर चुके हैं वो आपका RAEO यानी कि जो आपका RAEO की पोस्ट है जो 791 पोस्ट आई है उनके लिए आप BSc के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं। तो BSc के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कहीं ना कहीं। तो आपने अगर BSc कंप्लीट कर लिया है तो उस केस में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो BSc है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों से हो सकता है। जो RAEO की पोस्ट है उसके लिए आपका जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर डेयरी के जो स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अगला अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबस को हम देखते हैं। तो सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका जो सिलेबस है उसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, जनरल साइंस और जनरल रीजनिंग ये आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो आपका जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग है ये आपके 100 मार्क्स के होंगे और उसके साथ जो आपका एग्रीकल्चर यानी कि जिस सब्जेक्ट के बेस पे आपका एग्जाम आ रहा है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका जो जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग, तो देखिए इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये तीनों सब्जेक्ट आपके किस में आते हैं, आपके बैंक में आते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट फर्क पड़ता है। बाकी अगर बात करूं तो इसमें जो आपका मोस्टली अगर प्रिपरेशन करते हो आप क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग की तो वो सेम ही रहता है कहीं ना कहीं। तो इंग्लिश और रीजनिंग के लिए और आपका मैथ के लिए लगातार लगे रहिए, सेम आपका कहीं ना कहीं इसमें यही सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको GK पढ़ना पड़ेगा और जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा और हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हिंदी और आपका जो हिंदी जो है आपको आपने पढ़ाई
हुआ है। और जीके की अगर बात करें तो जीके थोड़ा सा अगर माइनर आप लेके चलते हो तो आपका हो सकता है, ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते हुए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते हो तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और जनरल साइंस जो आपका 10वीं तक का साइंस होता है वही जनरल साइंस होता है, उसकी अगर एनसीईआरटी की बुक को आप फॉलो करते हो तो गारंटी है गाइस कि आप इस जॉब को आराम से ग्रैब कर सकते हैं विद इन दैट केस। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का सिलेबस मैं दोनों के लिए डिस्क्राइब करता हूं आपको अच्छे से क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स के क्या होंगे आपके जनरल, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग, ये सारे 100 है। और एग्रीकल्चर का जो है आपका 100 मार्क्स का सिलेबस आएगा। इसके अगर हम बात करते हैं टोटल आपके 200 मार्क्स का ये क्या होगा, पेपर होगा। और दोस्तों अगर मैं आगे बात करें तो सिलेबस हम बात करते हैं सबसे पहले आरएईओ की। तो आरएईओ की जो पोस्ट है उसके लिए सबसे पहले आपका है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में क्या रहता है गाइस कि एग्रीकल्चर क्या है और उसकी नेशनल इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। नेशनल इकोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, या फिर अकॉर्डिंग टू एमपी। यहाँ पर देखिए क्योंकि रीजन क्या है, एमपी की पोस्ट है, एमपी स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके स्कीम्स होती हैं उनके रिगार्डिंग, या एमपी आपका इंडिया के लेवल में कहां स्टैंड करता है, किस किस क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पर हायर है, उसके रिगार्डिंग यहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर बात करें एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेजर क्रॉप जो आपकी खासकर जो एमपी में ग्रो करवाई जाती है उनकी खासकर जो फील्ड के अंदर मैनेजमेंट है वो कैसे करते हो, उनको कैसे कितने सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है, उनका कैसे आपका फील्ड में मैनेज किया जाएगा, कितना आप प्रोडक्शन ले पाते हो, कितना यील्ड ले पाते हो, तो वो सारा का सारा जो है हम यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फार्मिंग सिस्टम या फिर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि कैसे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना आप खेती कर सकते हैं, वो चीजें भी यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। तो इंट्रोडक्टरी आपका जो एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर ये सारा का सारा सिलेबस एग्रोनॉमी का जो है कहीं ना कहीं आप आईबीपीएस एएफओ में भी पढ़ते हैं। तो मैं इसको कोरिलेट क्यों कर रहा हूं एएफओ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर कि अगर हम एएफओ की प्रिपरेशन करें या इसकी प्रिपरेशन में लग जाए, तो उसके लिए ही कहीं ना कहीं मैंने इस सिलेबस को डिस्कशन करने का जो है आपका निर्णय लिया था और आप लोगों के लिए ही लिया गया था। तो आप समझिए यहां पर आप दोनों की प्रिपरेशन आप इक्वली कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इतना सा फोकस करना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादातर जो है डीपली फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस की अगर हम बात करें तो सॉइल में फिर वही बात है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि हम उसमें पढ़ते हैं। सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल का केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो उसमें पीएच कितना है, सॉइल के अंदर आपकी बल्क डेंसिटी, सॉइल के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, उन सभी के रिगार्डिंग जो है यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शन एंड डायनेमिक्स, और उसके बाद हम बात करते हैं तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हमने ऑलरेडी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग एक वीडियो आपके लिए अपलोड विद इन आपके 2 डेज या 3 डेज में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। और आने वाले डेज के अंदर हम आपको फिर वही बात है कि इनसे रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वही वो भी लाते रहेंगे। और हम 15th या 17th ऑफ नवंबर से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर आरएईओ एंड एसएडीओ के लिए। ये दोनों ही पोस्ट के लिए हम आपका नया बैच रन करेंगे और इसमें हम बेस्ट फैकल्टीज आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे ताकि इन सिलेबस को आपका कहीं से भी रुके ना। और खासकर इसके अंदर ये क्या होता है कि यहां पर हम केवल एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे, हम मेनली कोशिश करेंगे कि आपका ये जो जीके वाला पोर्शन है या फिर हिंदी इंग्लिश जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट है उनको भी कवर करवा सकें, लेकिन इसमें मेजर हम एग्रीकल्चर पोर्शन को कोशिश जो कवर करेंगे ये हमारा वादा रहा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट का हम वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे वेल बेस्ट की आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो इसमें आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, तो आपका सॉइल का पोर्शन है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सॉइल के अंदर सॉइल की कंजर्वेशन, सॉइल और वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, और आपके लो वाटर कंडीशन के अंदर जहां वाटर की स्कार्सिटी है या वाटर ड्रॉट कंडीशन है वहां पर आपका कैसे खेती की जा सकती है, क्योंकि एमपी में भी बहुत सारी जगह पर वाटर की स्कार्सिटी है, तो वहां से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट सब्जेक्ट है। और प्लांट फिजियोलॉजी रिसेंट हमारे डॉक्टर ब्रिज बिहारी पांडे सर रिसेंटली जो कि एसआरएफ है वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कंटिन्यू आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उन्हीं के साथ हम इन्हीं चीजों को आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और नेक्स्ट आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग होता है, प्लांट ब्रीडिंग के रिलेटेड
जेनेटिक्स के रिलेटेड कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप को इंप्रूवमेंट करते हो आप, या फिर आपके बैकक्रॉस मेथड है, या फिर आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग मेथड है, पेडिग्री मेथड है, तो ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट गाइस आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, हॉर्टिकल्चर एक पूरा आपका ब्रॉड सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं इसमें देखिए स्पेशली लिखा गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद आपका फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि देखिए फ्लावरिंग प्लांट से भी क्वेश्चंस आएंगे और आपके फ्रूट से भी और वेजिटेबल साइंस से भी, यानी कि पोमोलॉजी, आपका ओलेरिकल्चर और यहां पर फ्लोरिकल्चर, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके साथ यहां पर जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं फ्रूट के अंदर, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो गाइस ये आपके लिए, और इसके साथ आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो कि वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो आप वैल्यू एडिशन करते हो, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है इसमें कि आप जो है उसके अंदर जैम जेली जो बनाते हो या फिर उसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो, तो वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो वो भी आपके यहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं प्लांट प्रोटेक्शन की, तो प्लांट प्रोटेक्शन में देखिए दोस्तों, यहां आपका प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी कि यहां पर प्लांट पैथोलॉजी और आपका एंटोमोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट यहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी आपके लिए यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम फोकस करेंगे, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो गाइज एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स है वो फार्म मैनेजमेंट के रिलेटेड, फार्म प्लानिंग के रिलेटेड, आपका फार्म के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज है, बजट को कैसे मेंटेन किया जाए, मार्केटिंग को कैसे मेंटेन किया जाए, है ना, आपका मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एमपी के अंदर कितनी रेगुलेटेड मार्केट्स है, कितना वहां पर प्राइस है, या फिर प्राइस जो है प्रोक्योरमेंट कितना किया जा रहा है, इन सब चीजों से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि देखिए एमपी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स आपकी लॉन्च कर रही होगी, आपको पता होगा, तो मोस्टली जो आपके विलेज लेवल पे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम जो रन किए जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस आपके बनते हैं। तो दोस्तों इस चीज को अच्छे से कवर अप कर लेना कि जो एमपी की गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और उसी के साथ आपका ये सिलेबस खत्म होता है आरएईओ का, और उसके साथ हम बात करते हैं यहां पर एसएडीओ के सिलेबस की। देखिए उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, आपका बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन फोकस करना पड़ेगा बेसिक चीजों पर और कॉन्सेप्चुअल चीजों पर। अगर वो आपके क्लियर है तो आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अभी जानते हैं हमारा सिलेबस जो है एसएडीओ का, इसमें गाइस क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन और आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो दोनों एग्जाम को जो फिल करने जा रहे हैं, तो वो देखिए यहां पर सेम सिलेबस है फिर इसके लिए। और एग्रीकल्चर हेरिटेज, रिसेंट आपका एक वीडियोस बनाया हुआ मैंने एग्रीकल्चर हेरिटेज के ऊपर, है ना, इंडिया में कौन कौन सी एग्रीकल्चर हेरिटेज है और वर्ल्ड में आपका वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मैंने बताया है यहाँ पर एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं और आपके इंडिया में कौन कौन सी एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं, है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखना, वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा और आप थोड़ा सा आइडिया ले पाओगे। नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेम देखिए उसमें भी ये सिलेबस था। और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, फिर वही बात आ गई, इन्होंने क्या बोला, एमपी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, है ना, और शुगर, फाइबर क्रॉप एंड फॉरेस्ट क्रॉप। तो दोस्तों यहां पर फिर वही बात है जो एमपी के रिलेटेड ग्रो हो रही है और एमपी का पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, है ना, तो वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन और आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस सेम वही बात है जो आपके वहां पर पूछे जाएंगे, वो भी यहां पर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है आपका इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। तो आप जानते हैं कि कैसे इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट किया जाता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और आपका नैनो टेक्नोलॉजी या प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या है कि आपके एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे आप एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है गाइस, आपको पता होगा नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर जो हमारी रिसेंट नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में नैनो फर्टिलाइजर भी आए थे, जो फर्टिलाइजर बहुत मिनिमम आपके पीपीएम के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, विदाउट अगर हम जैसे यूज करते हैं केजी के अंदर, तो यहां पर आपका मिनिमम पीपीएम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है इनकी, ठीक है। तो उन चीजों की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका क्रॉप वेदर रिलेशनशिप। क्रॉप वेदर रिलेशनशिप में क्या होता है, आपका जो फ्लड आता है या फिर बहुत सारी और भी क्रॉप्स के जो आपके क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज से क्या आपकी क्रॉप में इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट रोल इम्पैक्ट करता है, या फिर आपका
सोलर रेडिएशन कैसे इंपैक्ट करता है, या आपका विंड है या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। और अगला है आपका सोयल एज ए मीडियम, वही बात है गाइस, सोयल के रिलेटेड फिर उसी का कंपोजिशन, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, उसका सोयल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स कैसे रेगुलेट किए जा रहे हैं, इंडिया की मार्केट में कैसे हैं और उनका क्या रोल है, कितना परसेंटेज उसमें फर्टिलाइजर को हम यूज करते हैं, इंडिया में आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहां से आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मैनेजमेंट, यानी कि आपको पता होगा बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है हमारी, एल्कली सॉइल है, आपकी एसिडिक सॉइल है, या फिर आपका एसिडिक एल्कलाइन सॉइल है, तो वहां से आपके क्वेश्चन, सॉरी आपकी सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है, तो वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहां पर वाटर को कैसे मैनेज किया जाएगा, वाटर कैसे रोल प्ले करेगा, वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है, रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, और आपकी जहां पर रेनफेड फार्मिंग की बात की जाए तो जिन एरिया की बात की जाती है, उन एरिया की बात की जाती है जहां पर केवल बारिश के आधार पर खेती की जाती है। और नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस। देखिए दोस्तों, आपका जो एसएडीओ का सिलेबस है इसमें बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस, यहां से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या है कि हम इनके लिए भी हमने आपके लिए एक अच्छा सा बेहतरीन प्लेटफॉर्म और बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन आपके लिए फैकल्टी प्रोवाइड करवाए हैं, जो आपको इसके रिगार्डिंग, क्योंकि तीनों चारों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कि क्रॉप की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, प्लांट केमिस्ट्री की बात करते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये फंडामेंटल्स क्या है, उनके बेसिक क्या है, तो आप बेसिक को पढ़ना है। यहाँ पर पूरा ऐसे नहीं कि हम डीपली जाके स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हो, आप उनसे इन सब्जेक्ट को, जो बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंट साइंस है, इनको आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और उनकी गाइडेंस के लिए हम हमेशा अवेलेबल है। गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसमें कोई इश्यूज नहीं है आपके लिए। और आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर जो फ्री लाइव यूट्यूब वीडियो जो है वो भी प्रोवाइड करवाएं। और नेक्स्ट आपका है एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि वही बात है प्लांट ब्रीडिंग का, और जेनेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से इंप्रूव मेथड होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके आपकी क्रॉप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे है वही इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर आ गया है, और वो भी एमपी और इंडिया दोनों के रिगार्डिंग। वो आपका फ्रूट का रोल क्या है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या रोल है, उसके बाद आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाएगा, है ना, कैंडी कैसे बनाते हो, जैम कैसे बनाते हो, जेली कैसे बनाते हो, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके अंदर पीएच कितना होता है, वहां पर आपका जो स्वीटनेस कितना होता है, ये सारी चीजें, टीएसएस क्या है, उनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, देखिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर फोकस किया गया इसके ऊपर कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, उसी के साथ नीचे आपका है प्लांट प्रोटेक्शन। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। वीड मैनेजमेंट कैसे करना है, वीड मैनेजमेंट हम कैसे आपका एक्चुअली में वीड के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था वीड इंडिसेस के ऊपर, वहां से भी आप फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीड के रिलेटेड आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको वीड अच्छा सा क्लियर कर सकूं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्शन वीड है, या फिर आपके जो कई प्रकार के और भी वीड होते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पेस्ट एंड डिजीज, जो आपके इफेक्ट करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के रिलेटेड और एंटोमोलॉजी के रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रोडेंट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। और नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ जाएगा। इंजीनियरिंग में आपके फार्म मशीनरीज क्या होते हैं, टीलेज इक्विपमेंट या इंप्लीमेंट आप क्या यूज करते हो, उनका जो हॉर्स पावर है वो कितना होता है, कितने कौन सा ट्रैक्टर किस इंप्लीमेंट को यूज किया जा सकता है, इंप्लीमेंट की आपकी लाइफ कितनी होती है, वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके अलावा जो आपके प्राइमरी या फिर प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर या फिर प्रोटेक्शन कल्टीवेशन, या फिर आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, वो इक्विपमेंट क्या होते हैं और कैसे थ्रेसिंग मशीन को यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, और हार्वेस्टिंग के बाद कैसे उसको स्टोरेज किया जाएगा, कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा, कितने मॉइस्चर पे स्टोर किया जाएगा, वहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। मैंने फिर वही बात बताया कि इंडिया के अंदर और एमपी के अंदर आपका मार्केटिंग का क्या हाल है, मार्केटिंग के रिलेटेड क्या आपका रोल चल रहा है। और इकोनॉमिक्स यानी कि देखिए गाइस, ये जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होता है, एक्सटेंशन वाला पोर्शन होता है, इसमें जो करंट की आपकी स्कीम्स होती हैं वो भी इंक्लूडेड रहती हैं। और करंट की स्कीम में जैसे कि अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना और 3 आपके एग्रीकल्चर के बिल जो पास हुए हैं, मैंने बिल के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसको देख पाते हो तो यहां से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि तीनों बिल नए हैं और रिसेंट आए हैं, तो वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो आप उनको भी देख लेना
और एमपी में क्या उसके रिलेटेड कोई चेंज हो पाया है, वो चेंजेस क्या है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। और रिसेंट में एमपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स को लॉन्च किया है, आपके फार्मर्स को कैसे वो आपका प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मर्स के जो एमएसपी है उनके रिलेटेड क्या बातें हो रही है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस था पूरा का पूरा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट गाइस हम 15 to 17 नवंबर तक एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, और नए बैच के लिए जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो रजिस्टर करवा सकते हैं, इंदौर ब्रांच के अंदर भी, सागर ब्रांच में भी, और हम यहाँ पर ऑनलाइन जो बैच है आप घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशंस के लिए हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। और अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो उस केस में हम इंदौर ब्रांच के अंदर और सागर ब्रांच में हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ आपको ऑनलाइन के अंदर, यानी कि आप घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और खासकर एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा सके, लेकिन बाकी सब्जेक्ट हम पूरी गारंटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हम पूरा का पूरा बैच रन करेंगे, और उसके लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन था और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी। कहीं भी कोई डाउट है तो फिर भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिए गए हैं, कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।